हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? बच्चों कैसे हैं आप, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? सभी बच्चे अच्छे हैं? KWP गेमिंग, मैं आपको बता दूं, ये तो आपका बहुत पुराना बैच हमारा चल रहा है। जो जीडी का नया बैच है, ये जीडी वाला बैच नहीं है ना। ये बहुत पुराना जीएस का बैच चल रहा है। अखंड बैच इस बैच का नाम है। ये उस बैच की क्लास है, ये आपकी क्लास नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए, कल हम किस क्वेश्चन तक पहुंच चुके थे, जरा एक बार इसने बताएंगे? इसने एक बार बताएंगे हम लोग कल किस क्वेश्चन तक पहुंच चुके थे? और बाकी आज के बाद जो आपकी क्लास होंगी, आप दीपावली के बाद होंगी। तो प्यारे बच्चों, त्योहार है, बड़े प्यारे रूप में सेलिब्रेट करना है ना। त्योहारों को बड़े प्यारे रूप में सेलिब्रेट करना। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे किसी दूसरे को परेशानी हो या खुद को परेशानी हो। ठीक है, चलें। पटाखे वटाखे जलाने की कोई बात नहीं है, मिठाई खाना, दूसरों को खिलवाना, लेकिन प्लीज पटाखे मत जलाना, किसी गरीब को मत सताना, पटाखे ले लिए उसके पैसे नहीं देना या कुछ ऐसा कुछ मत करना। त्योहार का दिन है, हर किसी के घर में खुशी होनी चाहिए, है ना। चलिए, और हो सके तो बस इतना कर लेना, जितने भाई यहाँ पर बैठे, बहनों से और भाई दोनों से कहूंगा, अपने माता पिता के चरणों में झुककर प्रणाम कर लेना। और सभी लड़कियों से बोल रहा हूँ कि पैर छूकर प्रणाम करना, लड़कियां हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना। और उनसे वादा कर लेना, सर CRR के बारे में बता दो। चलो भैया, CRR के बारे में बता देना चाहता हूं। जो बच्चा ये पूछ रहा, पता नहीं कौन है दोस्त, CRR के बारे में पूछ रहे हैं, तो बता दें आपको। सर CRR क्या होती है? ध्यान से सुनना, CRR होती है कैश रिजर्व रेशो। कल्पना, इसे हिंदी में बोलते हैं नगद आरक्षण अनुपात। इसे हिंदी में बोलते हैं नगद आरक्षण अनुपात, कैश रिजर्व रेशो। इसका मतलब क्या है? मतलब सिर्फ ये है मेरे प्यारे साथियों, कोई भी व्यक्ति जब कोई बैंक, मतलब कोई भी जब कोई नया बैंक खुलता, मान लो ये RBI बैंक है, ये क्या है? RBI बैंक है, और कोई नया बैंक खुलना है, तो पहली बात तो बैंक खुलेगा तब, अगर आपको भी कोई बैंक खोलना है तो आप खोल सकते हैं, लेकिन आपके पास में 200 करोड़ रुपए होने चाहिए। कितने? 200 करोड़ रुपए हैं किसी के पास? बैंक खोलना चाहते हो? नहीं खोलना चाहते ना, लेकिन फिर भी अगर कोई बैंक खोलना चाहता है तो 200 करोड़ आपके पास होने चाहिए। उनमें से कुछ पैसा कैश के रूप में किसके पास जमा होगा? RBI के पास जमा होगा। और RBI के पास इसलिए जमा करना होता है, मान लो कल किसी कारणवश ये बैंक डूब जाए, भाग जाए, कुछ भी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो लोगों का पैसा, उसका कुछ पैसा रिफंड किया जा सके, इसलिए RBI अपने पास में कुछ पैसे को जमा करवा के पहले इसको रख लेता है। इसे बोला जाता है कैश रिजर्व रेशो। इसी को बोला जाता है बच्चों चलो भाई हरीश, आपकी बात का भी मैं समाधान कर देता हूं, आपकी बात का भी समाधान कर देता हूं। आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी क्लास का कोई ऐसा टॉपिक बचा जो आपको ना कराया गया हो? हरीश जी, आपकी क्लास में मैं खड़ा होकर आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या ऐसा कोई टॉपिक बचा इकोनॉमिक्स में जो ना हुआ हो? छोड़ दो, बात खत्म। आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स में ऐसा कोई टॉपिक है जो आपका ना हुआ हो? जरा मुझे ये बताओ। आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी क्लास में कोई ऐसा टॉपिक है जो ना हुआ हो। बाकी आपको जो मेल करने कर सकते हैं, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे पहले ये बताओ कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपका ना हुआ हो।
बच्चों आप बताओ, मैंने कल आपसे कहा था कि आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो ना हुआ हो, वो मुझे आप बता सकते हो आराम से 2 दिन तक, 3 दिन तक। आप मुझे बताइएगा ऐसा कौन सा टॉपिक है जो नहीं हुआ। आप लोगों को बता दूं, एग्रीकल्चर मैंने करा दिया, आपकी मेरे प्यारे बच्चों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने करा दी, 5 ईयर प्लानिंग मैंने करा दी, बैंक मैंने आपको करा दिया। ऐसा आप टॉपिक बताओ जो ना हुआ हो आपका, बस ये पूछना चाहता हूं आपसे। आप में से कोई भी बच्चा मुझे बताए कि सर मेरा ये वाला टॉपिक नहीं हुआ है, तो मैं उसी टॉपिक को फिर से कराऊंगा। हरीश जी, बोलना और कहना बड़ा आसान होता है। आपसे मैंने कल भी बोला था, आप ये बताओ कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपका ना हुआ हो। मैं फिर पूछ रहा हूं, मेरी तरफ से इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुकी है, मेरी तरफ से इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुकी है। आप मुझे ये बताओ कि सर मेरा ये टॉपिक बच रहा है, मैं उसी टॉपिक को फिर से कराने की कोशिश करूंगा, मैं दोबारा करा दूंगा टॉपिक को, बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, बाकी इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। मोहम्मद रिजवान रुको 1 मिनट जरा, 1 मिनट रुक जाना। अरे कह के कहां चला गया भाई हरीश दोस्त? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछो। अगर आपका कोई टॉपिक बचा हुआ है कि सर आप हमारा ये वाला टॉपिक बचा है, जैसे मुझे पता है एक टॉपिक बचा है सिर्फ आपका बेरोजगारी, मैं जानता हूं कि एक टॉपिक बचा हुआ बेरोजगारी, ये मैंने बोल दिया था आपको कि मैं 2 दिन एमसीक्यूज कराऊंगा, क्योंकि जो मैंने पहले पढ़ा है उसका मैं टेस्ट तो ले लूं कम से कम। मुझे पता है कि भैया फसल पॉलिसी मैंने करा दी है आपकी, मोहम्मद रिजवान जाके देख लो एक बार, मैं ठीक हूं बच्चों। तो मैंने आपसे क्या कहा था, ध्यान से सुनो, मेरे अनुसार क्या क्या टॉपिक रह रहा है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं दोस्तों क्या क्या टॉपिक आपका रह रहा है। चलिए, अगर मैं आपको लेकर चलूं, कल मैं यहां तक आपको करा चुका था दोस्तों। मेरे अनुसार आपका क्या क्या टॉपिक रह रहा है, मेरे अनुसार सिर्फ और सिर्फ आपका एक टॉपिक रह रहा है जिसका नाम है बेरोजगारी। कौन सा है बच्चों? बेरोजगारी। ये टॉपिक सिर्फ आपका रह रहा है, बाकी बच्चों मेरी तरफ से पूरी जीएस, पूरी की पूरी इकोनॉमी कंप्लीट हो चुकी है आपकी। अगर फिर भी तुम्हारा कोई टॉपिक अगर रह जाए कभी भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इस टॉपिक को मैं बाद में कराऊंगा, ये मेरा मानना है, ये आप परेशान मत होइएगा। तो यार देखो, अगर नहीं पढ़ना तो कोई बात ही नहीं है, अगर पढ़ना तो बच्चों आराम से पढ़ लीजिएगा। फिर भी ये हरीश बच्चा देखो, एक कमेंट्स आया, सबको डिमोटिवेट करके चला गया। इसका टारगेट ही है, तो हर क्लास में ऐसे ही करता है ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बच्चे कह रहे हैं। सवाल देखिए, भारत में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? भारत में फसल बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ था? पहले ये बताओ मोहम्मद रिजवान, क्या मैं यहां तक आपको करा चुका हूं? अरे बोलो भाई, तारिक रहमान क्या क्वेश्चन है भाई मेरे? क्या मैं आपको यहां तक क्वेश्चन करा चुका हूं कल? पहले तो ये बताओ कि मैं आपको यहां तक कल करा चुका हूं, हो गए थे? आप जरा ये आ जाओ दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये आपका आंसर आएगा 1985। 1985 में कौन सी 5 ईयर प्लानिंग चल रही थी? 1985 में कौन सी 5 ईयर प्लानिंग चल रही थी दोस्तों, ये आपने बताना है। अगर मैं 1985 की बात करता हूं, तो 1985 में बेटा हमारी चल रही थी, आप जानते हैं कि 1980 से लेकर और 1985 तक हमारे देश में चली है 6 5 ईयर प्लानिंग। कौन सी? 6 5 ईयर प्लानिंग। और इस 6 5 ईयर प्लान में बेटा क्या हुआ था आप जानते हैं? यहीं पर 1982 में क्या हुआ है दोस्तों? नाबार्ड की स्थापना हुई है। किसकी स्थापना हुई है? नाबार्ड की स्थापना। और नाबार्ड की स्थापना किस डेट को हुई थी? नाबार्ड की स्थापना किस डेट को हुई है?
स्टैटिक जीके के लिए वो काफी है बच्चों, तारिक रहमान स्टैटिक जीके के लिए वो काफी है। तो बच्चों अगर आपसे पूछ रहा हूं कि सर ये वाला टॉपिक आपका बेरोजगारी कब होगा, तो जिस दिन नेक्स्ट क्लास होगी उस दिन आपका बेरोजगारी वाला टॉपिक होगा। तो मेरे अनुसार अभी आपके इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक है, फिर से बता रहा हूं, बेरोजगारी, बेरोजगारी और नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण योजना, कुछ महत्वपूर्ण योजना, ये दो टॉपिक बचे हुए हैं जिन्हें मैं लास्ट में कराऊंगा बेटा जिस दिन इकोनॉमिक्स खत्म होगी। अभी खत्म थोड़ी ना कर रहा हूं। चलिए हरीश, अब आप मुझे ये बताओ ना, आप लोग अब आए बात पे, अब मुझे ये बताओ टॉपिक क्या बचा है आपका। चलो ठीक है, आज रीसू भारद्वाज भी आई है मेरी छोटी गुड़िया। आप मुझे ये बताओ कि सर आपका इकोनॉमिक्स में ये वाला टॉपिक बचा है, तो फिर अच्छा भी लगेगा। अगर आप आओगे डिमोटिवेट मुझे करोगे, बच्चों को करोगे, ना मैं पढ़ा पाऊंगा ना आप पढ़ पाओगे। हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है और मैं उसका जवाब ना दे पाऊं तो आपको फिर ये लगना चाहिए कि गुरुजी ने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया है। ये आपको याद रखना होगा, ये तब तो बात बनती है ना। चलो पहले मेरे सवाल का जवाब दो बच्चों। हरीश जी मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपका नहीं हुआ। मैंने इतनी बार आज तक पूरी क्लास में किसी का नाम नहीं लिया जितना आज मैंने आपका हरीश ले लिया है। सर क्या नहीं हुआ, उदारीकरण। अब बच्चे, इस बच्चे का एक सवाल है, सर मेरा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नहीं हुआ है। ये कह रहे हैं सर मेरा उदारीकरण नहीं हुआ, मेरा निजीकरण नहीं हुआ और मेरा वैश्वीकरण नहीं हुआ। चलो बच्चों, इस बच्चे ने एक बात बोली है, सर मेरा उदारीकरण नहीं हुआ, निजीकरण नहीं हुआ और वैश्वीकरण नहीं हुआ। और कोई टॉपिक आपका? भाई कोई बच्चा मत बोलेगा प्लीज, कोई बच्चा मत बोलिएगा, हरी से ही बात होगी। 3 टॉपिक हो गए भैया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और टॉपिक कोई और टॉपिक? बच्चों आज आप सबके समक्ष बात कर रहा हूं, देखो ध्यान रखना। आपने कहा सर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये नहीं हुआ है, मैं अभी कराऊंगा। और बोलो कोई टॉपिक आपका? भैया जब अगर बोलोगे नहीं तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि इस बच्चे का ये टॉपिक बचा हुआ है। पहले तो आपको ये बता दूं, ये कोई अलग अलग टॉपिक नहीं है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये कोई अलग अलग टॉपिक नहीं है। ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण बेटा हमने आपको बताई थी। एलपीजी भारत में कब आया था सर? 1991 में। कब आया था? 1991 में। मैंने आपको कितने अच्छे से ये समझाया था बच्चों आपको कि एलपीजी 1991 में आया। एलपीजी लिबरलाइजेशन, मैंने बस गलती ये कर दी, उस दिन इंग्लिश में बोल दिया था। ये मैंने उस दिन ये इंग्लिश में बोल दिया था बच्चों, गलती ये थी। लिबरलाइजेशन, प्रोवाइडाइजेशन, देन ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन को ही बोलते हैं वैश्वीकरण। गलती मेरी ये थी, वरना सच बताओ ईमानदारी से, क्या मैंने ये पढ़ाया नहीं है आपको? जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं वो मुझे ये बता दो कि क्या मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया। चलो फिर भी अगर आप लोगों को ये लगता है कि नहीं पढ़ाया, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। इसमें इंपोर्टेंट क्या है? एक तो इसमें इंपोर्टेंट है वैश्वीकरण और एक है निजीकरण। उदारीकरण से इतने नहीं आते। ये है क्या? अगर मैं आपकी बात को अभी यहां अच्छे से आपको एक बार फिर से बता देता हूं। कोई बात नहीं बच्चों, मुझे अच्छा लगता है जब कोई क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो क्वेश्चन पढ़ाई से रिलेटेड होने चाहिए। कोई बात नहीं हरीश, अब आप कह रहे हो सर आपने ऐसी बोला था, अब मुझे समझ में नहीं आया। मेरे बच्चे, मुझे पता नहीं था कि वहां हिंदी बोलनी है, माफी चाहता हूं, मैं इंग्लिश बोल के चला गया था। कोई बात नहीं। अब ये वैश्वीकरण है क्या, इसे थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ये वैश्वीकरण है क्या, इसे मैं बता देता हूं एक बार। बेटा आपको पता होगा, मैंने आपसे एक बात बताई थी कि हमारे देश को वैश्वीकरण यानी कि हमारे देश को लाइसेंस मुक्त कब किया गया? बच्चों आप जवाब दो। मैं थोड़ा सा इसे हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में बता चुका हूं पहले। रिसु आप भी बताओ बिटिया, हमारे देश को लाइसेंस मुक्त कब किया गया? तो आप बताओगे सर 1991 में। अब 1991 से पहले क्या था? देखिए पैसा दो तरीके से, अगर कोई विदेशी व्यक्ति है तो भारत में दो तरीके से पैसा लगा सकता है। अगर कोई विदेशी व्यक्ति है तो भारत में दो तरीके से पैसा लगा सकता है। अब वो कौन कौन से तरीके से पैसे लगा सकता है? एक तो लगाता है पोर्टफोलियो के रूप में, एक तो लगाता है पोर्टफोलियो के रूप में, और दूसरा लगाता है एफडीआई के रूप में। किसमें लगाता है? एफडीआई के रूप में। ध्यान से सुनना, अगर कोई व्यक्ति भारत में पैसा लगाना चाहता है तो दो तरीके से पैसा लगाएगा। एक तो पोर्टफोलियो यानी कि शेयर मार्केट में, और दूसरा पैसा कहां लगाएगा बेटा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, डायरेक्ट आपका वहां पे वो पैसा लगा रहा है एफडीआई के रूप में।
अब ध्यान से सुनना, सवाल पूछा जाता है कि भारत सरकार को पोर्टफोलियो में फायदा, एफडीआई में फायदा है, जरा बताना, इसका जवाब देना। अब तुम्हारे सवाल, चलो आज तुमने आज डिमोटिवेट करा है, कोई बात नहीं मुझे। भारत सरकार को पोर्टफोलियो में फायदा, एफडीआई में फायदा है, तो बच्चे ध्यान रखना, भारत सरकार को एफडीआई में फायदा है। ऐसा क्यों, अब सुनिएगा जरा बच्चों। पोर्टफोलियो में पैसा लगता है शेयर मार्केट में। कहां पर लगता है? शेयर मार्केट में। अगर उसको लग रहा है, व्यक्ति को जिसने पैसा लगाया, तुझे फायदा हो रहा तो पैसे को रोकेगा, अगर लग रहा नुकसान है तो अपने पैसे को निकाल लेगा। इसमें भारत सरकार को कोई फायदा नहीं हुआ। अब एफडीआई सुनिएगा, कोई एक विदेशी व्यक्ति आया, कोई एक विदेशी व्यक्ति आया बच्चों, ध्यान से सुनना, और विदेशी व्यक्ति था जिसका नाम था पवन। ध्यान से सुनना, एक विदेशी व्यक्ति जिसका नाम था पवन, वो इंडिया आता है और आने के बाद यहाँ एक 500 बीघे की जमीन खरीदता है। यहाँ पर कितना? 500 बीघे की जमीन खरीदता है। जब जमीन खरीदेगा किसी ना किसी से तो ये पैसा लेगा। मान लो इस व्यक्ति ने निवेश करा, सीधा वैश्वीकरण, पूरे विश्व का कोई भी व्यक्ति आकर भारत में पैसा लगा सकता है एफडीआई के रूप में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे पैसा लगाया, 500 बीघे जमीन खरीदी, देखिए यहाँ पे उसे नुकसान हुआ तो अपने पैसे को निकाल के ले गया, लेकिन यहाँ क्या होगा? कंपनी खोली। अब बच्चों जब ये 500 बीघा जमीन खरीदी है तो पैसा भी देगा किसी को, जब पैसा देगा किसी एक्स आदमी को तो ये पैसा इसको बैंक में जमा करेगा। तो घुमा फिरा के पैसा कहां गया? भारत सरकार के पास। कहां गया? पैसा गया भारत सरकार के पास। दूसरी बात, जब ये व्यक्ति 500 बीघे में कोई फैक्ट्री बना रहा है तो सीधी सी बात है, लेबर जो लाएगा, अब ऐसा तो नहीं है कि अगर अमेरिका का रहने वाला ये व्यक्ति लेबर अमेरिका से लाएगा, ईंट अमेरिका से मंगवाएगा, पत्थर अमेरिका से मंगवाएगा या कुछ और से मंगवाएगा, सारी चीज इंडिया से आएंगी। तो फायदा किसको हुआ? फायदा भारत सरकार को हुआ। जब ये व्यक्ति कंपनी यहां पर खोल रहा है तो यहां पे हजारों व्यक्ति क्या होंगे? वर्कर होंगे। तो फायदा किसको होगा? भारत सरकार को, भारत के यहां पर रहने वाले लोगों को। अब बच्चों ध्यान से सुनना, कल किसी कारणवश इस कंपनी को लॉस हो गया, कल इस कंपनी को किसी कारणवश लॉस हो गया, ये कंपनी मालिक यहां से भाग गया, क्या इस कंपनी को उठाकर ले जाएगा? आप बताओ, क्या इस कंपनी को उठाकर ले जाएगा? आप बताओ, क्या कंपनी को रातों रात ले जाएगा? नहीं ले जा सकता ना। तो बच्चों ध्यान रखना, जब कोई विदेशी आया, उसने भारत में पैसा लगाया, मतलब दोस्तों, तो लगाने के बाद वहां चला गया, अब कंपनी रह गई, इसको भारत सरकार चाहे तो चला सकती है, चाहे तो इसे बेच सकती है। फायदा किसको हुआ? भारत सरकार को। तो बेटा वैश्वीकरण का मतलब यह होता है, पूरे वर्ल्ड को एक न्योता है कि कोई भी व्यक्ति भारत में आकर पैसा लगा सकता है। आपको बता दूं कि 1990 से पहले भारत में कोई विदेशी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। उसका कारण क्या था? ये वो सवाल है जो मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था। इसके तो मैं 3 घंटे लगातार बोल सकता हूं, मैंने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार की थी इसके लिए। ये मेरे इंटरव्यू का सवाल था कि एलपीजी को डिफाइन कीजिए। चलिए, तो बच्चों 1990 से पहले हमारे देश में कोई भी व्यक्ति इसलिए लाइसेंस नहीं, मतलब इसलिए पैसा नहीं लगाता था क्योंकि हर किसी को लाइसेंस बनवाना पड़ता था। और बच्चों जो व्यापारी लोग होते हैं ना, जो बनिया लोग होते हैं, जो सेठ लोग होते हैं, उनको सिर्फ ये लगता है कि अगर आज मैंने 100 रुपए लगाए तो कल से वहां से इनकम चालू हो जानी चाहिए, चाहे 1 रुपए की इनकम हो। समझ रहे हो ना? चाहे वहां पर 1 रुपए की इनकम हो। वो ये नहीं चाहेगा कि मैं कम से कम पहले 10 साल गुजार दूं कि मुझे लाइसेंस मिलेगा, फिर लाइसेंस मिले ना वो किसी और के पास चला जाए। तो बच्चों इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं वैश्वीकरण, यानी कि पूरे विश्व को एक न्योता देना कि पूरे विश्व के लोग, कोई भी भारत में आकर पैसा लगा सकता है। क्या है वैश्वीकरण भैया? हरी समझ में आया नहीं आया? हरी समझ आया आपको? नहीं आया? वाह मेरी बच्ची रीसु, आप मेरी क्लास की जो टॉपर रही है हमेशा आज तक, वो रीसु भारद्वाज है। ये चाहे तो किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकती हैं, लेकिन समस्या क्या, ये भी कंटिन्यूटी के साथ नहीं पढ़ पाती हैं। इनको भी कई सारी प्रॉब्लम है कि कभी भैया ये काम करना, कभी वो काम करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस लड़की को मैंने इतना टैलेंटेड है ये कि अगर एक बार सही से पढ़ लेना, कोई भी चीज इससे ऐसी नहीं कि क्लियर ना हो। तो प्लीज मेरी छोटी गुड़िया, आप और थोड़ी सी मेहनत करोगी तो इस बार शायद सिलेक्शन आपका हो जाएगा। सब कुछ छोड़ छाड़ के लगना पड़ेगा पढ़ाई पर। अब निजीकरण क्या होता है? निजीकरण, अब हरीश ये मत सोचना कि आपने पवन सर को धमकी दे दी कि जिस वजह से पवन सर आपको और डीपली जाकर पढ़ा रहे। थोड़ा यार बोलना सीखो यार। अगर आपको कोई चीज नहीं पता तो आप मुझसे 10 बार पूछो, लेकिन यार ऐसा कमेंट्स बाजी मत करो कि मैं अड्डा पे आज पूछूंगा क्या चलता है तुम्हारे यहाँ पर। ऐसा मत बोला करो यार। आपके बड़े भाई हैं, गुरु हैं, आप कुछ भी आगे बोल के चले जाते हो। हम लोगों को डिमोटिवेट कर दिया आपने आज। अगला देखिए, तुमको ये लगता हो कि क्या रट के पढ़ा दिया कोई चीज इसी। अगला देखिए, सर ये निजीकरण क्या होता है? सर ये निजीकरण क्या होता है? हिंदी में ही बताऊंगा सारी चीज, उस दिन इंग्लिश में बता के गलती कर ली। निजीकरण, बेटा एक बात बताओ,
जो व्यक्ति सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है? जो व्यक्ति सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है? 50,000। मान लो एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 50,000 कितनी होती है? 50,000। लेकिन जो गवर्नमेंट जो प्राइवेट में पढ़ा रहे होते हैं उनकी सैलरी पता है कितनी होती है? उनकी सैलरी कितनी होती है? उनकी सैलरी पता कितनी होती है? 5,000। कितनी होती है बच्चों? 5,000। ये मत कहना 70,000 80,000 हो सकती है, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। लेकिन पढ़ाने में मेहनत ज्यादा कौन करता है? मेहनत ज्यादा ये लोग करते हैं, ये लोग कम मेहनत करते हैं। इस बात को मानोगे आप या नहीं मानोगे? कोई भी व्यक्ति प्राइवेट चीज में ज्यादा मेहनत करता, अगर मैं भी गवर्नमेंट टीचर होता तो शायद मैं भी इतनी मेहनत ना करता। मैं छुट्टी के दिन कभी ना पढ़ाता, लेकिन आपको पता होगा कि मैं छुट्टी के दिन भी अक्सर आपको पढ़ाता हूं। लेकिन भारत सरकार क्या करती थी? भारत सरकार हर चीज का नेशनलाइजेशन करती थी, यानी कि नेशनलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। क्या करती थी बच्चों? हर चीज का राष्ट्रीयकरण कर लेती थी, बैंकों का, कंपनियों का। कोई भी काम क्या नहीं था? निजीकरण, यानी कि निजी लोगों के हाथ में नहीं था। तो किसने कहा? आईएमएफ ने कहा भाई आप एक काम करो, लोगों को फ्री हैंड करो, आप जो ये हर चीज का नेशनलाइजेशन करते हो ना, इसको छोड़ दो और लोगों को उनके हाथों पर छोड़ दीजिएगा, उनको चलने दो और फिर देखो कैसे आपका देश तरक्की करता है। इस सलाह को दिया था किसने? आईएमएफ ने। किसने दिया था बच्चों? आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके कहने पर हमारे देश में एलपीजी को लागू किया गया था। इसके कहने पर ही हमारे देश में एलपीजी लागू किया गया था। जब ही तो जिस देश में ट्रिपल पी जितना ज्यादा लागू होगा, ट्रिपल पी जितना ज्यादा लागू होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वही देश उतना ज्यादा विकसित होगा, वही देश उतना ज्यादा विकसित होगा। रिसु फिर बता रहा हूं, सीएचएसएल की वैकेंसी आ रही है गुड़िया, दिल लगा के मेहनत कर लो, इस बार एक सीट पक्की कर लो, है ना। बाकी सारे काम जो आप कर रही है वेल एंड गुड। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, बड़ा भाई हूं आपका, इसलिए आपको डांट भी सकता हूं और प्यार से बोल भी सकता हूं गुड़िया। और जितने मेरे भाई मुझे यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे कहूंगा इस बार जॉब ले लो यार। मैं जानता हूं कि आप कुछ नंबर से रह गई थी, लेकिन मैं अगली बार ये नहीं सुनना चाहता ना कि आप नंबर से रह गई थी। एक टीचर जब किसी बच्चे से बोलता ना, तो उस बच्चे पर टीचर की उम्मीद कुछ ज्यादा होती है। बस इतना कहना चाहूंगा मेरी प्यारी छोटी गुड़िया, बाकी आपकी मर्जी है। आगे देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है। भैया हरी, टॉपिक क्लियर हो गया? इसने टॉपिक क्लियर हो गया? पहले हरीश जी आप बताओ, आपका टॉपिक क्लियर हो गया? अब ठीक है, ऐसे पूछा करो मेरे भाई कि पवन सर मेरा ये टॉपिक क्लियर नहीं, इसे करा दो, मैं करा दूंगा। लेकिन ऐसा कभी मत बोलना, हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं, जैसा आज आपने क्लास में बोला है। चलिए तो दोस्तों अगला सवाल है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य क्या नहीं है? अगर आप पढ़ें इस सवाल को तो आप इस सवाल का आराम से जवाब दे सकते हैं कि राष्ट्रीय बागवानी का क्या उद्देश्य नहीं है। तो आपका जवाब आएगा टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्स। बच्चों मेरा आपका सिर्फ समझाने का मतलब सिर्फ इतना था कि पहले आप मुझे बताओगे मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बोलो भैया। बेटा 10 दिसंबर के दिन पूरे वर्ल्ड में एक और बहुत बड़ा काम होता है, बताओ क्या काम होता है? 10 दिसंबर के दिन मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, लेकिन 10 दिसंबर के दिन पूरे वर्ल्ड में एक सबसे बड़ा काम होता है, बताओ क्या होता है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है उस दिन, और वो अवार्ड कौन सा होता है? 10 दिसंबर के दिन हरीश बताओ बेटा क्या अवार्ड दिया जाता है? 10 दिसंबर के दिन एक अवार्ड दिया जाता है जो आपका नोबेल प्राइज होता है। 10 दिसंबर के दिन एक अवार्ड दिया जाता है बेटा, नोबेल प्राइज। आपको पता है नोबेल प्राइज में कितनी धनराशि मिलती है? नोबेल प्राइज में कितने रुपए मिलते हैं बेटा? नोबेल प्राइज में 7.5 करोड़ से 8 करोड़ रुपए के आसपास मिलते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि नोबेल प्राइज में कितने रुपए मिलते हैं, तो आप लोग बताओगे सर जी 7.5 करोड़ से लेकर 8 करोड़ के बीच में। इंडिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? रचना, इंडिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो इंडिया में सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला था बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ये मिला था 1913 में। ये मिला था 1913 में। और किसको मिला दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर को।
किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए, इंडिया की पहली ऐसी महिला जिसे भारत रत्न भी मिला हो और नोबेल प्राइज भी मिला हो, मुस्कान लोधी जवाब दीजिएगा। इंडिया की एकमात्र ऐसी महिला जिसे भारत रत्न भी मिला हो और नोबेल प्राइज भी मिला हो। बेटा इंदिरा गांधी नहीं थी, इंदिरा गांधी गलत आंसर आपका। अरुण आपका बिल्कुल आंसर सही है, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार भी मिला है और भारत रत्न भी मिला है। ठीक है भैया, चलो अगले सवाल का जवाब मैं जिस बच्चे से पूछूंगा वो बताएगा। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित हुई थी? अब इस सवाल का जवाब दीपांशी, रविंद्र धवन और अंजलि और आपका रीशु भारद्वाज। अंजलि बता इस सवाल का जवाब क्या आएगा? बताओ इस सवाल का जवाब क्या आएगा? आपको बताना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल का जवाब सही देंगे। चलिए बताओ क्या आएगा आंसर। नहीं बता पाए, मुस्कान आपका भी गलत हो गया। बहुत बढ़िया। देखिए मैंने आपसे कहा था मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं बताना चाहूंगा तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि पहली 1951 से लेकर 1956 तक चली थी, और दूसरी की बात चलता हूं तो 1956 से 61 तक चली है, और तीसरी 1961 से लेकर 1966 तक। आपको पता होगा ये पहली ऐसी 5 ईयर प्लानिंग थी जो अनसक्सेस रही थी। ये पहली ऐसी 5 ईयर प्लानिंग थी जो अनसक्सेस रही थी। कारण पता है क्या था? कारण आप जानते हैं क्या था बच्चों? बच्चों मैंने आपसे पूछा कि ये क्यों अनसक्सेस रही थी। बच्चों अनसक्सेस रहने का मतलब क्या था? अनसक्सेस रहने का मतलब यह था क्योंकि हमारे देश पर 1962 में चाइना ने अटैक कर दिया था। क्या कर दिया था? चाइना ने अटैक कर दिया था। और आपको पता होगा 1965 में किसने? पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि मेरे प्यारे साथियों पाकिस्तान ने इंडिया पर कितनी बार अटैक किया है? मैं सबके जवाब देख रहा हूं। इंडिया पर पाकिस्तान ने कब कब अटैक किया? तो बच्चों 4 बार किया है। 1948 में, 1965 में, 1971 में और 1999 में। इनमें से एक युद्ध ऐसा था जिसे कारगिल का युद्ध कहा गया, जो आपका 1999 का है। चलिए अगला सवाल देखो बच्चों, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना ने आरंभ किया गया था? जवाब दिया जाए। और ये भी आपको खुला एक तरीके से कहते हैं ना कि रास्ता है आपके सामने कि आपको जो भी लगता हो आप जिस टॉपिक से भी चाहें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ा दिया गया है। तो भैया देखो, सबसे पहले तो हमें यह पता हो कि कौन सी पंचवर्षीय इनमें से कब रही है, इनका टाइम पीरियड हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना। जरा मुझे बता सकते हो कि 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही थी? 9th 5 ईयर प्लानिंग कब से कब तक रही थी? अब नहीं बताएगा ना कोई भी बच्चा, मैं जानता हूं। 9th 5 ईयर प्लानिंग कब से कब तक रही थी? अरे दोस्तों हमें पता है कुल मिलाकर, अगर मैं बात करता हूं 9, 10, 11 और 12, मुझे पता है कि 12 से लेकर 17 तक, मुझे पता है 12 से लेकर 17 तक आपकी कौन सी रही है? 12वीं। तो 2007 से लेकर 2012 तक कौन सी रही है? सर वो रही है 11वीं। अगर मैं बात करूं 2002 से लेकर 2007 तक कौन सी रही है? सर ये रही है आपकी ये रही आपकी 10वीं। तो सर ये कौन सी हो जाएगी फिर? 1997 से लेकर 2002 तक, सर ये रही आपकी कौन सी? 9वीं। आप ऐसे इनका टाइम पीरियड निकाल लिया करो, क्योंकि जिस दिन तक आप टाइम पीरियड निकालना सीख जाओगे उस दिन आप सब कुछ क्लियर कर लोगे। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट,
ऑपरेशन ग्रीन क्यों चलाया गया था? ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य क्या है? अब जरा इसे बताओगे। जैसे कि एक बार सवाल पूछा गया था कि ऑपरेशन विजय क्यों चलाया गया था? ऑपरेशन विजय, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय क्यों चलाया गया था? एक सवाल तो यह है। ऑपरेशन ग्रीन क्यों चलाया गया था? एक सवाल यह है। देखो, अगर मैं ऑपरेशन ग्रीन की बात करता हूं तो ऑपरेशन विजय आपको बता दूं, ये तो चलाया गया था कारगिल युद्ध के लिए, कारगिल युद्ध के लिए चलाया गया था। लेकिन ये क्या था, आप लोग कई बार ऐसी सिचुएशन देखते हो कि प्याज 200 रुपए किलो हो जाती है, जो आम आदमी को खानी बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। प्याज बहुत महंगी हो जाती है, आलू बहुत महंगा हो जाता है, टमाटर बहुत महंगा हो जाता है। तो इसलिए किया गया था बच्चों, जिससे टमाटर, प्याज और आलू का मूल्य निर्धारण किया जा सके। बच्चों आपको पता होगा ये तीन सब्जी ऐसी हैं, आलू हुआ या फिर टमाटर हुआ, आप इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हो, जो हर सब्जी में यूज होती हैं। आलू हर किसी भी सब्जी में यूज किया जा सकता है ना। चलो अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत किसने की थी? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत किसने की थी? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? देखिए, अगर मैं बात करूं किसानों से रिलेटेड, तो किसानों से रिलेटेड 4 सवाल आते हैं, और वो 4 सवाल कौन से हैं? इस सवाल का जवाब तो मैं आपको बता दूंगा बेटा, कृषि क्षेत्र से 4 सवाल। अब किसान है तो कृषि से जुड़ा होगा। भैया आपने पता होगा, मैं एक बात आपसे सामने बोल रहा हूं, जय जवान जय किसान, ये किसने नारा दिया था? जय जवान जय किसान, ये नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान, ये नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री, बिल्कुल ठीक है। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये किसने बोला था? बहुत बड़े रिसो, वेल डन। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये किसने बोला था? तो बिट्टू अगर आपसे ये सवाल पूछे कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने बोला था, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी आपका आंसर आता है। तब क्या आता है? अटल बिहारी वाजपेयी आता है। यहां 3 सवाल आपके। देखिए, इस देश के अंदर आप जानते हैं देश को चलाने का काम 2 ही व्यक्ति करते हैं। देश को चलाने का काम 2 ही व्यक्ति करते हैं। देश के अंदर है किसान, और देश की बाउंड्री पर खड़ा हमारे देश का जवान। देश के अंदर जवान, सॉरी, देश की बाउंड्री के अंदर किसान, और देश की बाउंड्री पर सुरक्षा कर रहे हमारे देश के जवान। ये आपको पता है, हमारे देश को यही दोनों सुरक्षित रखे हैं। भैया ये खाने के लिए बनाता है, ये खाने के लिए अन्न पैदा कर रहा है, आपको अन्नदाता कहा जाता है। अब अगर यहाँ पे बात करूं, किसानों से रिलेटेड 3 सवाल आते हैं पेपर में। पहला सवाल तो यही कि किसान दिवस कब मनाते हैं। पहला सवाल तो यह कि किसान दिवस कब मनाते हैं। दूसरी बात, अगर किसान पर कई बार अपनी कृषि पर जो अपनी भूमि होती है उस पर थोड़ा बहुत बैंक से लोन लेना हो, उसे बोला जाता है किसान क्रेडिट कार्ड। उसे बोलते हैं भैया किसान क्रेडिट कार्ड बोला जाता है। एक होता है बेटा, किसानों को अगर कोई समस्या है तो यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, किसान कॉल सेंटर। तो भैया ये 3 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। एक तो ये कि किसान दिवस कब मनाते हैं, दूसरा किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई थी। आप में से भी कई के माता पिता किसान होंगे और उन्होंने भी कहीं ना कहीं किसी बैंक से कुछ ना कुछ पैसा लिया होगा, तो उसे बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। एक तो क्रेडिट कार्ड आपका होगा, लेकिन एक किसान क्रेडिट कार्ड अलग से होता है। इन तीनों की शुरुआत कब की गई है, बता सकते हो क्या? 3 सवाल का जवाब कौन दे सकता है बच्चों, तीनों का एक साथ? रिसु, रविंद्र धवन, दीपांशी, मनोज, अंजलि, अरुण, रीना, कोई ऐसा बच्चा जो तीनों का जवाब दे दे। एक साथ लिखकर बताने, अलग अलग नहीं, एक साथ, एक साथ लिखकर जवाब दीजिएगा। इसे शॉर्ट में आप केसीसी भी कह सकते हो, केसीसी भी। बताओ भैया, इन तीनों के जवाब जो भी बच्चा एक साथ देगा, मुझे नजर में सबसे अच्छा रहेगा वो बच्चा कि भाई तेज है पढ़ने में। हरीश, आप जवाब दो भैया, कहां हूं हरीश? हरीश जी, इस सवाल का जवाब दिया जाए। काजल के 2 सही हैं, एक आपने जवाब ही नहीं दिया। काजल, रिसु भारद्वाज, आपके दोनों तीनों ठीक है। वेल डन गुड़िया, वेल डन, सुपर। और आपका शिवानी सैनी, आपके भी तीनों ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूं किसान दिवस की, तो ये 23 दिसंबर के दिन सेलिब्रेट किया जाता है।
और अगला किसान क्रेडिट कार्ड की अगर मैं बात करूं तो ये 1998-99, ये 1998-99 में इसकी शुरुआत हुई थी। और अगर आपसे पूछे बच्चों किसान कॉल सेंटर, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में। एक सवाल को बताने में इतना समय लग गया आपका, तो सोचो तैयारी अभी कैसी चल रही है, तैयारी कैसी चल रही है। और बच्चों मैं आपको एक और खुशी की बात बता दूं, दिसंबर में मेरा बर्थडे भी है, अगले महीने 17 तारीख को, 17 दिसंबर को मेरा बर्थडे है। और 17 दिसंबर की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, मैं डेट दिन देख लेता हूं क्या है। 17 दिसंबर 2023, यानी कि 17 + 6 + 23 + 6 + आपका संडे, उस दिन संडे है। इतनी जल्दी मैंने कैलेंडर से निकाल भी लिया कि उस दिन संडे है भैया। संडे के दिन इस बार मैं 6 घंटे की मैराथन क्लास लेकर आऊंगा कम से कम, या 12 घंटे की मैराथन, है ना। तो कब है भैया डेट, मैंने आपको बता दी 17 दिसंबर, शायद मुझे लग रहा है संडे ही पड़ रहा है। आप निकाल के देखना बच्चों, संडे ही है क्या, आप भी तो कैलेंडर जानते होंगे थोड़ा बहुत। चलिए, तो सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय किसान आयोग ये कब बना था भैया। चलिए देखो बच्चों, कैलेंडर बिल्कुल एकदम मेरा सही निकला था कि हाँ उस दिन संडे है, और संडे के दिन उस दिन हम एक मैराथन क्लास लेकर आऊंगा। तो बच्चों 2004 में ये घटना हुई थी। अगला देखिए, वर्तमान भारत का सबसे बड़ा उद्योग केंद्र कौन सा है। वर्तमान भारत का सबसे बड़ा उद्योग केंद्र कौन सा है, तो दोस्तों वो है आपका मुंबई। देखिए अगर सूरत आ गया लिखा हुआ, तो अगर सूरत आ गया तो बच्चों सूरत से आपका सवाल पूछा जाता कांग्रेस सेशन, सवाल आता है कांग्रेस सेशन। जो कांग्रेस का सूरत सेशन हुआ था बच्चों, ये कब हुआ था, किसी को याद है। जो कांग्रेस का सूरत सेशन हुआ था ये कब हुआ था, तो सर आप लोग बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या होगा। इस सवाल का जवाब होगा सर जी ये बताया रेसर मनोज ने सबसे पहले, सर 1907 में। ये क्यों इतना एग्रेसिव होके पूछा जाता है, इसकी कुछ खास बात है क्या। ये सवाल सबसे ज्यादा क्यों पूछा जाता है, इसका कोई खास वजह है। इसकी खास वजह यह है कि इस समय पर क्या हुआ था, कांग्रेस का डिवाइडेशन हो गया, और कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक तरफ गरम दल और एक तरफ नरम दल। ध्यान रखिएगा, इस दौरान क्या हुआ था, कांग्रेस 2 पार्टों में डिवाइड हो गई थी, एक आपके गरम और एक आपके नरम। क्लियर होगी बात। इस दौरान कांग्रेस 2 पार्टों में डिवाइड हो गई थी, एक तरफ गरम और एक तरफ नरम। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि गरम दल के 4 नेता कौन थे और नरम दल के 4 नेता कौन थे। कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे बता सके। चलो छोड़ो, आप सिर्फ गरम दल के 4 नेताओं के नाम बता दो, कोई 4, नरम को छोड़ दो। गरम दल के कोई 4 नेता के नाम बता दो। नहीं पता। रिसु, मनोज, दीपांशी, रोहित, कल्पना, अंजलि, लाल, बाल, पाल, 3 नाम तो यही हो गए। अगर मैं बात करूं, देखो दोस्तों ऐसे याद करते हैं हम लोग, जब याद करते हैं तो दोस्तों याद करते हैं लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, मदन लाल ढींगरा, आपके लाला लाजपत राय। अगर हम बात करें मास्टर सत्यपाल सिंह, सैफुद्दीन किचलू। अगर मैं आपके लिए लेकर चलता हूं मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों को तो गिरफ्तार किया गया था 1919 में, आपको पता होगा, रोलेट एक्ट के तहत। भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, मास्टर सूर्य सेन, सुनीति चौधरी, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी, सुनीति चौधरी, करतार सिंह सराभा, लाला हरदयाल एम ए, ये सारे आपके क्या थे, ऊधम सिंह और चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये सब गरम दल के नेता थे। आप लोगों को 4 नाम याद नहीं आ रहे थे यार। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, बताइए। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की शुरुआत कब की गई थी। देखिए अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, तो सबसे पहले आप ये सुनिए, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है बच्चों, ये सबसे पहले ये पॉलिसी कहां पर आई थी, तो ब्रिटेन में। यानी कि इंडस्ट्री सबसे पहले जो डेवलप हुई थी वो कहां पर हुई थी, ब्रिटेन में। पहला सवाल तो सुन लो। अगर आपसे ये पूछ रहा हूं कि सबसे पहले इंडस्ट्री कहां पर डेवलप हुई है, तो आपका सवाल इंग्लैंड आ जाना चाहिए तुरंत, एक बार बिना कुछ देखे। और इस सवाल का जो जवाब दे रहे 90-50 वो गलत है।
इस सवाल का जवाब जो बच्चे 90-50 दे रहे हैं वो गलत है। अब बताओ आंसर क्या आएगा? काजल, मनोज, दीपांशी, रिसु, मोहित, मनोज, कविता, रविता। दोस्तों आप सबका गलत है। 90-48 सही आंसर क्या आएगा? 90-48। मैं जानता था कि आप इस आंसर को छोड़ दोगे, मैं जानता था आप इस आंसर को छोड़कर आप तुक्का लगाने वाले हो, इसलिए मैं चुप रहा थोड़ी देर के लिए। बच्चों क्या था, हमारा देश जब आजाद हुआ, आजादी के पश्चात भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की शुरुआत की गई थी। जबकि आप ये जानते होंगे कि भारत में जो ज्यादातर इंडस्ट्री लगी वो सेकंड 5 ईयर प्लानिंग के दौरान लगी। क्या लगी? सेकंड 5 ईयर प्लानिंग। आज एक आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ये है, अगर आप गरीब हो, अगर आप गरीब हो और आपके फैमिली इशू चल रहा है, तो कोई आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं होगा। बोलो यस या नो? ये लोगों की थिंकिंग है कि अगर आपका समय खराब चल रहा है और अगर आप किसी से पैसा मांगो तो कोई आपको पैसा नहीं देगा। और आपके पास लाखों रुपए हैं, आपके पास लग्जरी गाड़ी है, आपके पास अच्छा मोबाइल है, अच्छा खाते हो, अच्छे पहनते हो, और आप किसी से ये बोलो ना कि मुझे 50,000 रुपए चाहिए, उसके पास ना भी होंगे तो भी वो आपको 50,000 रुपए दे देगा। मेरी बात सही है गलत है बच्चों? तो जब तक हम गुलाम थे, कोई देश हमारे देश में उद्योग लगाने नहीं आया। आपको बता देना चाहता हूं, जब तक हम लोग गुलाम रहे, कोई भी हमारे देश में क्या लगाने नहीं आया, कोई उद्योग लगाने नहीं आया। लेकिन जब हम आजाद हुए, ब्रिटेन खुद, जिसकी वजह जिसने हमें गुलाम रखा, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, फ्रांस, ये लोग हमारी मदद करेंगे अब किस में? उद्योग लगाने में। जब तक हम आजाद नहीं हुए ना, रूस ये भारत की तरफ नहीं आया, जर्मनी भारत की तरफ नहीं आया, और आजाद होने के 5 साल बाद ही ये सब लोग भारत में उद्योग लगाने के लिए सहायता करने आ गए थे। आपको पता होगा। तो बच्चों जब समय खराब होता है ना, तो अपने साथ नहीं देते, ये तो फिर भी विदेशी थे। चलिए अगला देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट। भारतीय हीरा संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय हीरा संस्थान। एक बच्चे का मेरे पास कमेंट्स आया कल इंस्टाग्राम पे कि गुरुजी जब आप क्लास लेते हो उसमें इतना मनोबल हमारा बढ़ जाता है, ना भी पढ़ने का मन हो तो भी हम पढ़ने बैठ जाते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, ये सवाल आपका सबका सही है, ये सवाल आपका सबका सही है। अगला देखिए, भिलाई स्टील संयंत्र किस प्रकार का उपक्रम है? सार्वजनिक, निजी, सहकारी या सार्वजनिक निजी संयुक्त? बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा? भाई दो आंसर मत दो बच्चों, पहले कुछ और दे रहे हो और बाद में कुछ और दे रहे हो। देखिए 91 से पहले अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो सीधी सी बात है, उसका आप आंख बंद करके लगा दो, सर जी सार्वजनिक है। क्योंकि 1991 से पहले तो हमारे देश में भारत सरकार किसी को अनुमति नहीं दे रही थी कुछ भी। तो भैया आपको मैं बता दूं, फिर से बता रहा हूं आपको, आप लोग क्यों समझ नहीं पा रहे हो बात को। 1991 से पहले किसी को कोई अनुमति नहीं थी, ना उद्योग लगाने की, ना फैक्ट्री खोलने की, ना कुछ करने की। तो फिर ये इतनी बड़ी फैक्ट्री खोलने की आजादी आपको कैसे मिल गई होती? इस पर भी किसका राइट है? गवर्नमेंट का राइट है, सार्वजनिक है। समझ में आई बात या नहीं आई? तो अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए और तुम्हें उस सवाल का आंसर ना पता हो, और 1999 से पहली बात कर रहा हूं, 1991 से पहली बात कर रहा हूं, तो आंसर आपको उसका पब्लिक सेक्टर लगाना, बस याद रखना। क्या लगाना है? पब्लिक सेक्टर लगा देना। अरे वहां तो प्राइवेट लोगों को हाथ ही नहीं लगाने दिया जा रहा था। आप लोग काम के तो बहादुर की बात है यार। क्लियर होगी बात? मजा आया पढ़ने में? चलो अगला देखिए, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है किस पर? भैया इसकी जो स्टेब्लिश हुई थी वो सेकंड 5 ईयर प्लानिंग के दौरान हुई थी। कंपनी द्वारा लाभांश की जो घोषणा की जाती है वो किस पर की जाती है? वो की जाती है भैया अभिदत्त पूंजी पर। अगला देखो, इन्हें मैच करके बताओ जरा, इन्हें मैच करके बताओ कौन से स्थापना कब हुई है, बताइए। इन्हें मैच करके बताइएगा किसकी स्थापना कब हुई है भैया। जल्दी चलो और इन सवालों के जवाब दो भैया। हेलो, क्लास में हूँ, कौन? ठीक है, ओके, जी जी जी, ठीक। हो गया भैया? जवाब दो, सोच समझ के देखता हूं कौन बच्चा इस सवाल का सही जवाब दे पाएगा।
तो बच्चों इस सवाल का जो जवाब आएगा आप लोग देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका बी 4 1 2 3। कई बच्चों का गलत हो गया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी बोलते हैं। आर्थिक नीति की घोषणा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान की गई थी? रीसु इस सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसकी घोषणा कब की गई थी? मैं आपसे जानना चाहूंगा इस सवाल का जवाब। मनोज आपका सवाल सही था बिल्कुल, बाकी का गलत थे। काजल आपका आंसर सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरुण आपका भी सही है, कल्पना आपका भी ठीक है, किरण आपका भी ठीक है, रिशु आपका भी ठीक है, सुप्रीतम दत्ता आपका भी ठीक है, दीपांशी आपका भी ठीक है, बहुत बढ़िया। दोस्तों उस समय पीवी नरसिम्हा राव क्या थे बेटा? आपके प्रधानमंत्री थे। ये बात 1991 की है। और आपको बता दूं उस समय वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे बच्चों उस समय? स्नेहा, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो भैया फाइनेंस मिनिस्टर की अगर बात करो तो वो थे आपके मनमोहन सिंह। वो कौन थे आपके? सर मनमोहन सिंह, ये आपको याद रखना होगा। वो कौन थे आपके? मनमोहन सिंह। अगला देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है? प्रत्यक्ष विदेशी अनुमति नहीं है। ऐसे कौन सा सेक्टर है जहां पर एफडीआई की अनुमति नहीं है? भाई आप हर क्षेत्र में एफडीआई कर सकते हो, लेकिन किन क्षेत्रों में? ऐसा कौन सा क्षेत्र है? आज भी भारत में 6 क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर लाइसेंस लेना पड़ता है ना। लेकिन बच्चों यहां पर देखिए कौन सा, तो बेटा ये भी और ये भी, इन पर आप एफडीआई में पैसा नहीं लगा सकते, एफडीआई के तहत पैसा नहीं लगा सकते। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, आपको ये मैच करके बताना है जरा। भाई अगर आप लोगों में कोई तो ऐसी गुड़िया होगी जिसने कोई सोने का आभूषण पहना होगा, तो आप लोग जब सुनार की दुकान पर जाते हो तो वो इको मार्क दिखाता है, होल मार्क बताता है, एग मार्क बता रहा है, एग मार्क बता रहा है। ये रग मार्क, ये एग मार्क क्या बताता है? सिर्फ मुझे एक बात बता दो, आप गुड़ियाओं को ज्यादा नहीं पता होगा, लड़कों को थोड़ा इसमें कम पता हो सकता है, कोई बात नहीं। होल मार्क किन वस्तुओं पर दिखाया जाता है? होल मार्क हमेशा सोने की वस्तुओं पर दिखाया जाता है, सोनू के आभूषणों पर दिखाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर जो आएगा वो 3 आएगा, बी पे 3। अब बी पे 3 ना तो इसमें है ना इसमें है। और देख लो किसी एक को, किसी एक को और पकड़ लो। कोई बात नहीं मनोज, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं दोस्तों। आपको अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? अब देखो अगर मैं बात करता हूं बच्चों, अगर हम देखें इको मार्क किस चीज पर लगा होता है, तो इको मार्क आपके पर्यावरण पर लगा होता है, पर्यावरण गुणवत्ता के लिए। तो भैया इसका आंसर क्या आएगा? 1 3 2 4, 1 3 2 4 है ऑप्शन। अगले पर आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? यह तुम्हारा आपका होमवर्क है। मेरे साथ पढ़कर इस एनर्जेटिक क्लास में आपको कैसा लगा? मेरे साथ पढ़कर आपको इस एनर्जेटिक क्लास के साथ आज कैसा फील हो रहा है? जो कई दिन बाद बच्चे आए हैं क्लास में, खैर आपकी शिकायत की जाएगी आपके घर, कई दिन बाद आप क्लास में आए हो, आपका नंबर होता मेरे पास तो सबकी पिटाई करवा देता मैं घर पे आज, कि बड़े शैतान बच्चे हो रहे हैं, बहुत दिन बाद क्लास में आते हैं, पता नहीं कहाँ घूमते हैं। अरुण, स्नेहा, किरण, रीसु, मोहित, विनोद, दीपांशी, भैया प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों फीडबैक देके जरूर जाना। और अब आपकी क्लास दीपावली के बाद होगी। अपने त्योहार को अच्छे से सेलिब्रेट करना। माता रानी आपको सद्बुद्धि दे, आपका विकास हो। अगली दीपावली तक आप सारी लड़कियां और सारे लड़के गवर्नमेंट जॉब पर हों, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं। अगली क्लास, कोई बात नहीं गुड़िया, आज घर बोलते हैं तुम्हारे कि ये पढ़ती नहीं है गुड़िया अब, है ना। चलो तो बच्चों आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, कोई बात नहीं गुड़िया। चलिए तो बच्चों आपको मैं बता दूं, सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और आपको बता दूं ये त्योहार हैं, बड़े प्यार से मनाना, आराम से सेलिब्रेट करना, किसी को गलत मत बोलना, कोशिश करना कि किसी का दिल ना दुखे, कोशिश करना हर किसी के घर में एक दिया जल सके, है ना। तो भगवान से प्रार्थना करना सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, आप सब लोग खुश रहो और अगले साल तक गवर्नमेंट जॉब पर जरूर रहो। आप सभी को हैप्पी दीपावली मेरी तरफ से। नमस्कार, धन्यवाद। पोल्यूशन नहीं करना है बिल्कुल भी, ये बात आप याद रखिएगा, पोल्यूशन से दूर दूर रहना है, ठीक है बच्चों। नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, फीडबैक देके जरूर जाना। अब मैं आपसे मिलूंगा आपकी क्लास में दीपावली के बाद, ठीक है बच्चों। नमस्कार, जय हिंद बच्चों, बाय बाय।